हाय गाइस, वेलकम टू आर वन ऑफ द क्लासेस जहाँ पर मैं आपकी हेल्प करता हूँ चीज़ों को ऑटोमेट करने में और थोड़ा सा वाइजर बनने में आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। मैं आपको बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मेरे द्वारा यहाँ बताई गई हर सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप कोई ऐसे हैं जो इन पर एक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें या फिर अपने बेसिस पे रिसर्च जरूर करें। मैं ये चीज़ इसलिए भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ बिकॉज फाइनेंस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको अगर कोई भी कन्विक्शन के साथ कुछ बोलता है तो आप उसे एक्सपर्ट मान लेते हैं एंड आप उनकी राय पर काम करने लगते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज जब तक आपने अपना ड्यू डिलीजेंस नहीं करा है, जब तक आपने अपनी रिसर्च नहीं की है, तो जब टाइम खराब होगा, दैट मीन्स जब मार्केट शेकी होगा, तो आप निकल नहीं पाएंगे। और इसमें सजेस्ट करने वाले के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि मैं इसमें खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी के तहत नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट। आप में से कई लोगों ने सुना है म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, तो ये उसी सीरीज में थोड़ा सा मैं अनफोल्ड करना चाह रहा था, उसके लिए मैंने बनाया। तो जो मेरे साथ ऑलरेडी इनर कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, दे नो कि सॉरी क्या दे नो कि मैं एसआईपी करता हूँ बहुत ज़्यादा। एंड मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स इस तरीके से होते हैं कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं और जो ट्रेडिंग करता हूँ वो शॉर्ट टर्म होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी इस पर 2 एसआईपी चला रहा हूँ ज़ेरोधा पर। एक पीएसयू बैंक बीज में है जो आप देख सकते हो, मैंने 3 फरवरी 2021 से चालू करा था, जबकि 15 महीने हो चुके हैं। सो ये मेरे लिए वीकली, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर 1 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख और 24 तारीख को 3 बजे परचेज करता है 10 ईटीएफ। तो ये ईटीएफ किस हिसाब से है, तो मैंने बास्केट बना रखा है। अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक बीज आप देखो 3 फरवरी 2021 को मैंने क्रिएट किया था। एंड इन टोटल मुझे लगभग ₹275 के आसपास हर वीक बाई करता है। ₹300 तक मैं मान सकता हूँ। ₹300 की वजह से क्या होता है कि मेरा हर वीक अगर 300 जाता है तो 5 बार के हिसाब से 1500 जाता है। अभी मेरे 2 एसआईपी चल रहे हैं, तो 1500 ऑलमोस्ट ₹3000। मैं इस पर एक और एसआईपी ऐड करने जा रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी सीख पाए कि इस पे कैसे काम करना है। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैट में बताएं इफ माई वॉइस इज क्लियर। प्लीज टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, परफेक्ट, थैंक यू गौरव। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैसेज टू ऑल करें, उससे वो सारे के सारे लोग पढ़ पाएंगे और उन्हें भी आइडिया मिलेगा कि यस, वॉइस क्लियर आ रही है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। सो मैं एक्चुअली इस पर रिसर्च करा था। हाँ, मैंने जो दूसरा कर रखा है दैट इज MOM 100। सो ये मोतीलाल ओसवाल का है। दैट इज टॉप बॉटम नेक्स्ट 100 कंपनीज जो है, अगर आप उस पर जाएं। सो लेट मी गो टू दिस प्लेस एंड लेट मी शो यू MOM 100 का। यस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 कंपनीज। आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज। सो आप ये भी देख सकते हैं, 229 का है। तो अगर आप इसकी एसआईपी देखें तो इसका भी मैंने एक बास्केट क्रिएट कर रखा है। एंड दैट बास्केट इज, यस, ये मैंने 28/7/2021 को किया था। एंड ऑलमोस्ट ₹290, ₹300 इसके भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं जो पीएसयू बैंक भी इतने दिनों से जमा कर रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे साथ ऑलमोस्ट उसका 870 यूनिट्स हो चुका है। ₹24,000 उसकी करंट वैल्यूएशन है। मैं अगर एक बार में करता तो शायद मैं इसको किसी डिफरेंट प्राइस पे पकड़ता। मैं आपको इसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन भी दिखाऊंगा। सो ब्रेकडाउन पर अगर हम लोग जाएं, सो आप देखो मुझे किसी पे ₹23 का लॉस है, कभी मुझे ₹41 का लॉस है, कहीं पे मुझे ₹48 तक का लॉस है। तो आप समझो इसको मैंने कब खरीदा था, मैंने इसको ₹32 पे खरीदा था। आप सोचो अगर मैंने 870 यूनिट्स ₹32 पे खरीदा होता तो मैं भी काफी बड़े लॉस पे बैठा होता। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ओवरऑल स्प्रेड कर रखा है, तो मैं अभी 283 रुपीज के लॉस पर हूँ। ओके, और ये भी अभी एक्चुअली मार्केट ने डिप किया है, इसीलिए मैं इस चीज को फेस कर रहा हूँ। आई नो जैसे ही ये ऊपर सरफेस करेगा मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैंने इस पे लॉन्ग टर्म लगा रखा है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर्स, और उस हिसाब से तो आप सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा अक्यूमुलेट हो चुका होगा मेरे पास पॉइंट। और मैं इसके साथ बेनिफिट क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप देखो, जब मैंने चालू करा था तो चालू किए हुए पॉइंट से मैं ऑलमोस्ट ₹40, ₹50, ये मेरे लगभग तभी के 200, 400, ₹500 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर का ये है।
सॉरी 200-250 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर का रिटर्न है। 478 डेज हो चुके हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी देख सकते हो कि यहाँ पर किस हिसाब से नंबर ऑफ डेज दिखा रहा है। तो मैं रेगुलरली बाई कर रहा था। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ इट, मैं एक्चुअली, मेरा एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि उसे एसआईपी चालू करनी है तो वो कहाँ कर सकता है। तो मैंने उसको कहा था कि एक्चुअली आईटी इंडेक्स बहुत ज्यादा मार खाई हुई है एंड दिस इज द टाइम व्हेन a lot and lot of people are afraid about IT. So वॉरेन बफे ने कहा है कि when everyone is selling, buy, and when everyone is buying, be afraid. ओके थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाओ कि शायद ये जो है पंपिंग चल रही है। पंपिंग इन द सेंस लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं। सो एक्चुअली अगर इसी सही से कोट कहें तो इसका सही कोट ये है, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी बी कॉशियस, एंड व्हेन एवरीवन इज कॉशियस बी ग्रीडी। ओके तो इनिशियली जो उन्होंने भी बाई करा होगा बहुत पैसे बनाए होंगे, बट अब ये टॉप से बहुत नीचे गिर रहा है। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो डेली के डेली स्टेटस डालते थे आईटी इंडेक्स के ऊपर कि बेस्ट इंडेक्स है, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। एंड नाउ आई व्हेन आई कॉल देम दे डोंट पिक अप माय कॉल। सो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पिक अप माय कॉल। इट इज नॉट द टाइम टू स्टॉप। आपने जिस मेंटालिटी के साथ इसको चालू करा था, प्लीज स्टे विद दिस मेंटालिटी, प्लीज स्टे विद दैट मेंटालिटी एंड कीप बाइंग इट। और अगर आप इसे ऑटोमेट कर दोगे तो आप कभी इसको बॉटम पे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। मैं इसका एक्चुअली ग्राफ देख रहा था जिसने मुझे आइडिया दिया। सो दिस वाज अराउंड, अगर आप देखो तो जनवरी के आसपास इसने टॉप्स मारा था 40,000 के आसपास, और उसके बाद से एक बहुत बड़ा स्टीप स्लोप आया है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा इसका पूरा का पूरा वैल्यू इरोड ऑफ हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये इरोड ऑफ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप कोई ऐसे होते जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर परचेज किया होता, इस जगह पर अगर आप देख सकते हो, तो आपको काफी बड़ा लॉस हुआ होता। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द फॉलोइंग अगर जमा कर रहे हैं तो आपको भले ही अभी पेपर पे लॉस दिख रहा हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जमा कर पाएंगे। हमें बहुत बार टीवी पे बताया जाता है म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली कार म्यूचुअल फंड है क्या, एसआईपी है क्या। तो म्यूचुअल फंड ये है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ITBs पे लगाने वाला हूं, तो आप अगर इसको जाकर देखेंगे, ओके मैं इसकी डिटेल्ड इन्फो आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी के अंदर जितनी भी कंपनीज है, लेट मी गो टू निफ्टी आईटी। अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर जाऊं तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा इन्फोसिस है, थोड़ा सा टाटा सर्विसेज है, थोड़े से HCL है, और इंडिया के जितने भी बड़े आईटी फर्म्स हैं उनको रखा गया है। और इसका दाम 28,560 रुपए। लेकिन मैं इसको इतने में नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे को इतने पैसे नहीं है यार मेरे पास, मुझे कम से कम में खरीदना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक बंडल खरीदता हूँ जो मुझे निपॉन बेच रहा है। निपॉन रिलायंस में इंडिया के साथ काम करती है और वो ETF करती है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके तो ये एक्सचेंज ट्रेड करती है। तो आप यहां पर जाकर ये खरीद सकते हो और सिर्फ आपको 28 से 29 रुपए पड़ेगा। इसे प्लीज पेनी स्टॉक्स की तरह ना ले, इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आते हैं। एंड अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये इसका डेली ग्राफ है, आप देख सकते हो बड़े लंबे लंबे लाइंस है। पॉइंट ऐसा होता है कि हर दिन थोड़े हाई पे खुलता है और उसके बाद फिर नीचे चला आता है। ओके सो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 41 पर था और बहुत नीचे है। तो क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे इसको देख रहा हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है। मैं जानता हूं मुझे रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इस इन्वेस्टमेंट के अंदर बना रहूं। हमारे साथ अभी मनीष शर्मा भी जुड़े हैं, वेलकम मनीष। सो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पे SIP कैसे कर सकते हैं। 254 के आसपास आप देखो मेरा जो SIP लगा हुआ था, सो MOM 100 का, वो आज के लिए शेड्यूल्ड है, वो 3 बजे अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अपने लिए डेट लिखी है, आप देख सकते हो 1st 6th 12th 18th और 24th को मैं खरीदता हूँ। सो मैंने गैप दे रखा है ताकि मैं एक्यूमुलेटेड प्राइस पर ना लूँ। और जो मेरा दूसरा वाला है दैट इज ऑन 3rd 9th 15th 21st एंड 27th। आज 27th है तो ये परचेज होगा। सो मैं जो निफ्टी आईटी के लिए बना रहा हूँ दोज डेट्स विल बी 4th 10th 16th 22 एंड 28। सो अपन देखते हैं कि वो बनेगा कैसे। पहले आपको बास्केट पे जाना है एंड बास्केट पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ITBs के नाम से एक SIP लिखूंगा। ओके ITBs SIP मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना है पहले। तो आप करोगे ITBs। अब आप देख सकते हो निपॉन इंडिया का ITBs ऐड हो चुका है। मैं इसमें 10 क्वांटिटी पे काम कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान रखें ये लॉन्ग टर्म पे ले, इंट्राडे पे ना ले, नहीं तो आप 3 बजे खरीदेंगे और 3:20 पे ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको 50 रुपए की पेनल्टी भी लग जाएगी। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। नाउ आप परचेज नहीं करोगे, आप ऐड करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इसको मार्केट ऑर्डर में रखना क्योंकि प्राइजेस विल फ्लक्चुएट जब तक आप रहोगे। मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया उसमें PSU बैंक भी हमेशा 29 रुपए का नहीं था, 22 रुपए से चालू हुआ 32 रुपए तक गया।
₹30-32 तक गया। अगर मैंने उसको एक लिमिट प्राइस पे लगाया रहता तो मुझे उसको बार बार चेंज करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने उसको मार्केट ऑर्डर पे लगा रखा है तो जो भी मार्केट ऑर्डर है मैं उस पे खरीद लूंगा। और इसका मार्केट 1-2 रुपए इधर उधर भी अगर होता है तो दैट विल नॉट गिव यू अ डेंट, बिकॉज वो 10 रुपए के अंतर आएगा। और हम लोग यहाँ टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पैसा। सो प्लीज इसको मार्केट ऑर्डर पे रखें। अगर आप समझ गए मेरी बात तो प्लीज टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। सो इंट्राडे पे 10 के साइज पर हम लोग ले रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपए से 350 रुपए, 250 से 350 के बीच पे हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, हर मंथ, सॉरी हर वीक, मैं हर वीक कर रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप इस पे मंथली इन्वेस्ट करें, आप मंथली भी कर सकते हो। आपने इसे ऐड करना है। ऐड करते ही आप देखोगे कि ये आपके इस पर आ चुका है, मार्केट ऑर्डर सीएनसी। आपको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। मैं फिर बता दूं, आपको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है। मैं फिर बता दूं हम लोगों ने चालू कैसे किया। डैशबोर्ड पर थे अपन अपन ऑर्डर्स पे गए, वहां से हमने बास्केट ऑप्शन को सेलेक्ट किया। बास्केट ऑप्शन पे हमने एक नया बास्केट बनाया ITBs SIP के नाम से, और उस पर हमने एक आइटम ऐड किया है। एक आइटम में ITBs है, या फिर आप जिस भी इंडेक्स को परचेज करना चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। और 10 क्वांटिटी, आप जिस भी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर MRF के साथ करना चाहते हो तो आप 10 क्वांटिटी नहीं करेंगे, क्योंकि 8 लाख रुपए लगेंगे आपको इन वे। तो आप एक क्वांटिटी रखेंगे। या फिर आप रिलायंस के साथ करना चाहते हैं तो आप एक क्वांटिटी रखेंगे। आपको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। नाउ यू क्लोज इट। नाउ यू गो टू द नेक्स्ट टैब, SIP। ओके, एक्चुअली आप देख सकते हो मेरे पोजीशन पे, मैं आपको पोजीशन क्यों दिखा रहा हूँ बता देता हूँ। अभी तक मैंने कुछ परचेज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर मेरा आज शेड्यूल्ड है, तो 3 बजे अपने आप ये परचेज हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ और मीनवाइल ये परचेज हो जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, अगर मेरे फंड में पैसे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरे फंड में पैसे हैं तो। ओके, सो नाउ यू गो टू SIP एंड नाउ यू क्रिएट अ न्यू SIP। नया SIP, इसका नाम होगा ITBs SIP। ओके, ITBs। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बास्केट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ITBs को, SIP को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने ITBs को सेलेक्ट किया। नाउ आपको शेड्यूल्ड करना है कि किस दिन आप परचेज करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था मैं 4th को परचेज करूंगा, द टाइमिंग विल बी 3 PM। मैं टोटल 5 ऐड करने वाला हूँ। 4th हो गया, उसके बाद 10th हो गया, उसके बाद 16th हो गया, देन 22nd हो गया, एंड देन 28th हो गया। ओके, अगर आप देखोगे तो 6 डेज अपार्ट है वो सारे के सारे, 6 to 5 डेज अपार्ट है, क्योंकि मुझे उसी फ्रीक्वेंसी में लेनी है। अगर उस दिन मार्केट हॉलीडे होगा तो वो अगले दिन खुद ही शिफ्ट हो जाएगा, अगले वर्किंग डे। सो आप इस पे वरी ना करें कि छूट गया तो क्या होगा, वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड नाउ यू क्रिएट इट। सो वंस यू क्रिएटेड, अब आप देख सकते हो मेरे 3 SIP चल रहे हैं। यहाँ पर मेरा डेट लिखा हुआ आ रहा है और किस हिसाब से वो चल रहा है। ओके, एंड दिस इज सो सिंपल। इस तरीके से आपका अप्लाई हो चुका होगा। 28th वन डे है, लेकिन क्योंकि छुट्टी है तो आई थिंक 30th को ये अपनी बाइंग करेगा। ओके, सो नाउ विल गो अहेड एंड सी द टाइमिंग। सो इट्स ऑलरेडी 30 सेकेंड्स। आप वेट करोगे तो आप मेरे पोजीशन बुक पर गए, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं दिखा दूं, मेरा ऑर्डर बुक में भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। दिस इज माई पोजीशन बुक एंड दिस इज माई ऑर्डर बुक। हमारे साथ मनोज जुड़े हैं, वेलकम मनोज। हम लोग SIP के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपको अपना जो ये है पॉइंट ऑफ व्यू है IT के लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो आई थिंक इट्स अराउंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में। एंड यू सी, मैंने कुछ नहीं किया और वो खुद परचेज हो गया है। MOM100 ऑर्डर लगा और परचेज हो गया। यू कैन गो एंड सी। एंड मेरा आज का हिस्ट्री आप देख सकते हो। एंड मेरा फंड जो गया है 291 रुपए गया है। अगर मैंने इसी को, ये मेरे आपको दिखा दूं MOM100, अगर इसी को मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा होता तो मुझे प्राइस के लिए वेट करना पड़ता। लेकिन फिर मैंने कहा हम लोग लॉन्ग टर्म इसमें रहने वाले हैं तो प्राइस फर्क नहीं पड़ता, टाइम फर्क पड़ता है। ओके, सो ये था इस चीज के ऊपर। और इसी तरीके से अब मेरे बाकी सारे SIPs आते रहेंगे। अब देखो, अब मॉम का 100 ये वाला इंक्लूड हो चुका है और अब ये अपने हिसाब से काम करता रहेगा। और मुझे जब भी लगता है क्योंकि मेरे पास कुछ फंड आए हैं, मैं इसमें कुछ और फंड ऐड करना चाहता हूँ, आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। SIP में मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप लोग बहुत सारे हैं जो अपने अकाउंट में बहुत पैसा नहीं रखते हैं, और आपको लगता है कि सर अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो,
यहाँ पर आप बैंक मैंडेट सेट कर सकते हो। अगर आप बैंक मैंडेट सेट कर दोगे तो ये आपके बैंक से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा और यहीं से पैसा कट जाएगा। ओके। सिमिलरली इसी टाइप का एक और ऐप है, या फिर अगर मैं कहूँ कि एक सिमिलरली इसी टाइप की सर्विस है जिसे हम लोग आई थिंक स्मॉल केस कहते हैं। वो भी ज़रोधा का ही है इन अ वे, आई थिंक ज़रोधा का ही है वो। सो फंडेड बाय ज़रोधा है शायद, आई एम नॉट श्योर, आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था एंड आई हैव अ फीलिंग कि शायद वो ज़रोधा का है, बट आई एम स्टिल सेइंग दैट आई एम नॉट श्योर। सो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, बस इसमें यह है कि रिसर्चर्स और जो स्मार्ट पीपल जिनको कहते हैं वो आपके लिए खुद से बना कर देते हैं एक अच्छा बास्केट, और उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इट इज सेम एज म्यूचुअल फंड, बट डायरेक्टली आप इस पे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। दे चार्ज यू समथिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग, सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है रादर देन व्हाट वी डू नॉर्मली। मैं इसको इसीलिए प्रेफर करता हूँ गाइज, इसको नहीं, मतलब मैं नॉर्मल एसआईपी को इसीलिए प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर इट। और दूसरी बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स और ये सब ज्यादातर मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज हिस्टोरिकली देखा गया है, एंड आई हाईली अर्ज यू कि प्लीज जाएं और पढ़ें इसके बारे में। इंडेक्स ऑलवेज बीट मोस्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स। सो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। साप्ताहिक अगर आप 300 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर 4 हफ्ते हैं तो 1200 से 1500 रुपए आपके महीने के उसमें जा रहे हैं। और आप अपने पसंद के अच्छे इंडेक्स पे, इवन अगर आप निफ्टी पे भी करें तो चलेगा। लेट्स सी निफ्टी का हम लोग अगर लॉन्ग टर्म ग्राफ देखते हैं, सो मैं आपको मंथ का ग्राफ दिखाऊं। सो लेट मी शॉर्टन अप दिस थिंग। सो अगर आप कोई है जिन्होंने 2011 से भी चालू किया होता या 2010 से भी चालू किया होता, तो आप बहुत लंबे टाइम पर बहुत सारा रिटर्न्स अभी तक बना चुके होते और आप एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। ओके। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो ये था आईटी के बारे में। एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं आईटी के ऊपर इतना बुलिश हूँ। मैंने कई जगह पे रिपोर्ट्स पढ़े एंड सिमिलरली अभी वही चल रहा है गाइस जो 2021 में ओवरऑल मार्केट के साथ हुआ था। पैनिक सेलिंग हुई है एंड कई सारी चीजें एक साथ आईटी के लिए खराब काम कर रही हैं। आईटी पहले ही से ओवर वैल्यूड था। दूसरी बात, जो यूक्रेन वॉर हुआ उसने फ्यूल कर दिया, अनकमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। एंड तीसरी चीज, फेड ने जब से अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात की है, लोग आईटी के ऊपर से गजब का अपना इंटरेस्ट वापस खींच रहे हैं। बट मे बी दे आर अफ्रेड ऑफ इट एंड दे शुड बी अफ्रेड ऑफ इट अगर ये शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की मंशा के साथ यहाँ आए थे तो। अगर आप कोई ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म गेम, नाउ यू से कि सर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 years, लोग जनरली 3 to 5 years बोलते हैं, पर मेरा कहना है अगर आप 5 to 7 years का परव्यू लेके आए हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने लंपसम इन्वेस्ट किया होता, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको लंपसम का बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली इसके ऊपर भी पढ़ रहा था एंड या दिस इज नैस्डैक 100। अगर आप नैस्डैक 100 का 1 डे का ग्राफ देखोगे, ओके, सो 1 डे नहीं, एक्चुअली आप 1 मंथ का ग्राफ देख लो। सो व्हाई लंप सम इज नॉट गुड, लेट मी टेल यू। अगर आपने, जब बबल ये डॉट कॉम बूम जब चल रहा था, दैट वाज इन ईयर 2000, अगर आपने उस वक्त परचेज किया होता 1 मार्च 2000 को परचेज किया होता 4000 के आसपास, तो उसको टोटल 16 साल लगे उसी लेवल तक पहुंचने में। 16 साल गाइस। आप सोच के चलते कि कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तरसों बढ़ेगा, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 16 साल। आप ये वाला ग्राफ देख सकते हो। मैं ये एग्जांपल काफी लोगों को देता हूँ। हमारे साथ सुमित जुड़े हैं, हाय सुमित, वेलकम। सो 16 साल लगा। तो इस स्ट्रैटेजी से बचने के लिए, मतलब इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको एसआईपी कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं जानता हूं एसआईपी सही है, लेकिन आप एसआईपी किस इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो वो भी डिपेंड करती है। अगर आप कोई ऐसे हो जो हर साल 1 लाख रुपए डालता है तो वो भी एसआईपी है। अगर कोई आप ऐसे हो जो हर डेकेड में डालता है तो वो भी एसआईपी है। लेकिन एसआईपी की फ्रीक्वेंसी जितनी मिनिमम होगी, अगर आप हर 10 दिन पे डाल रहे हो, 5 दिन पे डाल रहे हो, क्योंकि मार्केट इज वोलाटाइल,
कभी वो नीचे जाएगा, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी वो नीचे जाएगा, और आपको हर पॉइंट पे परचेज करना है। आपको ये नहीं करना है कि टाइमिंग करूंगा कि जब 2% नीचे जाएगा तब मैं परचेज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने अभी यहाँ पर सेल किया था वो क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे परचेज करूंगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे परचेज करूंगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और ये इंडेक्स लगातार नीचे जाता जाएगा। मैं बता दूं, नास्डैक वहाँ के टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज में से है जिनको कि क्लब करके ये इंडेक्स बनाया गया। ओके, सो इस तरीके से तो आप अगर यहाँ पर सारा का सारा पैसा डाल देते तो भी आप लॉस में रहते। हाँ, अब अगर आप यहाँ पर कोई होते जो मई 2020 के आसपास सारा पैसा डालते तो आप बहुत प्रॉफिट करते। बट दीज आर आउटलायर इवेंट्स। शायद ये 1000-2000 में एक बार आपको चांस देगा जब आपको इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई आप ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केट को टाइम करने में और आप रिलैक्स की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो एसआईपी से अच्छा तरीका कोई नहीं है। सो दिस वाज गौरव। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम हियर टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। एंड अगर आप लास्ट तक रुकेंगे एंड इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन आई विल आल्सो गिव यू अ स्मॉल ट्रिक जिससे कि आप अपना रिटर्न्स और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ। So if you are interested, please type I in the comment box. And people who are in my community, they know कि I give a lot of gifts. Okay, perfect. Someone has messaged. Okay, thank you, Saurav. Thanks a lot. So मैंने काफी रिसर्च किया, जब मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था तो मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया। तो गाइज मैं एक्चुअली बहुत हैवी सेलर हूँ, मैं सेलिंग के ऊपर काम करता हूँ, मैं सिस्टमैटिक सेलर। सो मुझे मार्जिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप मेरे फंड को देखें तो आपको ओवरऑल मेरा फंड 7,31,000 दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैश मार्जिन 3,68,000 का है। बाकी मेरे पास कोलैटरल फंड्स है। कोलैटरल फंड्स का मतलब ये होता है कि जब आप इस तरीके के बॉन्ड्स और ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आपको आपका ब्रोकर ये चांस देता है कि आप उसको ये कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो। सो वंस यू डू द प्लेजिंग, मेरे पास ये प्लेजिंग की लिस्ट है। ओके, मैं आपके साथ प्लेजिंग की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। एक सेकंड, लेट मी शेयर द प्लेजिंग की लिस्ट। Yeah, what are the charges for buying and selling of the SIP? Very good question, Gaurav. Thank you very much for asking that question. तो गौरव, ये तरह का सवाल है कि what are the charges for buying and selling side of SIP in index fund and mutual fund? See, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड में ETFs नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स आर फंड्स ऑफ फंड्स, FOF। ओके, तो वो फंड्स का फंड होता है। तो वो आपसे एनीवेयर बिटवीन, अगर वो इंडेक्स फंड है तो दे विल चार्ज यू वेरी नॉमिनल। यू नो व्हाई दे चार्ज यू नॉमिनल? बिकॉज ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो मैं आपको मॉम का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सी डिटेल्ड में अगर अपन चले, सो अगर आप पीर्स पे जाओगे, इसका पीर्स नहीं है, लेट मी चेक। IT ETF, लेट्स से SBI ETF में अगर आप चाहो तो आप SBI में भी कर सकते हो। सो इफ यू गो टू द पीर्स, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ये एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, आपस में इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो 0.22% है, विच इज वेरी वेरी लेस। कभी भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, खासकर ETF में, लिक्विडिटी का हमेशा ध्यान रखेगा। ओके, हमने जैसे अभी IT वाले को किया था, IT20 जो है, आप अगर इसकी लिक्विडिटी देखोगे तो 21 लाख है। आपको कभी भी अगर अपने 1000, 2000, 5000 बेचने होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर आप कोई ऐसा लेते हो जिसकी लिक्विडिटी बहुत खराब है तो आप उसको बेच ही नहीं पाओगे। ओके, सो गौरव, मैं इसके ऊपर आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेरे पास होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बॉन्ड पड़ा हुआ है। सो दिस इज गोल्ड बॉन्ड, मैंने इसको प्लेज कर रखा है। अगर मैं इसके प्लेजिंग पर जाऊं, सो आप देखो मेरे पास ये लॉक्ड है, मैं इसको बेच नहीं सकता। आपने मेरे होल्डिंग में भी देखा होगा सिर्फ 15 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 85 को प्लेज कर रखा है। उसी 85 के प्लेजिंग की वजह से मुझे 3,62,971 रुपीज का मार्जिन मिला हुआ है। और इस मार्जिन का यूज करके मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मैं उससे एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता हूं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे ये बेचना है तो इसको मुझसे 3,45,000 रुपए चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास 3,45,000 रुपए कैश नहीं है तो मैंने ये कर रखा है कि 1,60,000 रुपीज या 1,60,000 to 80,000 रुपीज के आसपास मैंने फंड्स रख रखे हैं एंड 1,80,000 के आसपास मैंने कैश रख रखा है। और उसके थ्रू मैं इसको परचेज और सेल कर सकता हूँ। और
जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे, वो तो चल रहा है, जो चल ही रहा है, उसके अलावा मैं यहाँ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकता हूँ. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ मी डूइंग इट ऑन कॉइन. या फिर मैंने इसको बैंक से खरीदा था, देन आई गॉट इट ट्रांसफर्ड टू माई डीमैट अकाउंट. अगर आप कोई ऐसे हो जो इसको डायरेक्टली करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड्स पे काम करना चाहते हो, तो यू कैन गो टू कॉइन. ओके, कॉइन बाय ज़ेरोधा. और आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी चीजें बनाओगे, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको प्लेज भी कर सकते हो. सो वो आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में तो देख नहीं रहे. पीएसयू बैंक भी है, जैसे मैं इसको प्लेज कर सकता हूँ. अगर मैंने इसको प्लेज किया तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी 870 है. अगर मैं 870 करूंगा तो ये 24,000 इसकी स्टॉक वैल्यू है, लेकिन मुझे 20,000 रुपए का पूरा मार्जिन मिल जाएगा. अगर मैं 20,000 रुपए और लेके आता हूँ तो मैं 40,000 की कोई भी चीज खरीद सकता हूँ. यस, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अगर मैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से करूं एंड मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं इससे और ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूं. और इसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को हम लोग अल्फा कहते हैं. ओके, तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट हो, मैं उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकूं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू गौरव येत्रीज क्वेश्चन, कि इनके चार्जेस किस हिसाब से हैं. तो अगर हम लोग IT 20 पर जाएं, तो अगर आप इसके कॉस्टिंग देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे डेटा लिखा हुआ है. ज़ेरोधा पे ये सारी चीजें रहती हैं, दैट्स व्हाई वी प्रेफर ज़ेरोधा. एक्सपेंस रेशियो इसका 0.22 है. ट्रैकिंग एरर आप देख सकते हो, अगर आप इसको IT इंडेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा सा इसमें ट्रैकिंग एरर है. ट्रैकिंग एरर इसलिए आता है क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो जुड़ा रहता है, और कभी कभी कुछ और भी ग्लिचेस होते हैं, जैसे ये लोग बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आता है उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर आता है, बट उससे ज्यादा मैटर नहीं करता. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो, सो लेट मी शो यू द सेम थिंग. IT निफ्टी IT म्यूचुअल फंड. यस, हम लोग इस पर देख रहे हैं, इंडेक्स फंड पर सेंसेक्स है, IDFC है, UTI है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली डिजिटल इंडिया नाम का, टाटा डिजिटल इंडिया नाम का एक फंड है, मैं इस पर इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा डायरेक्ट है एक्चुअली. सो अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 0.35% है. सो वो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है, मतलब थोड़ा कम पड़ता है. एंड एज इसकी 6 साल 5 महीने की है. और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी IT फंड को ये कंपेयर करता है. ओके, से मतलब खुद को बेंचमार्क लेता है. सो दिस इज ऑल्सो गुड, बट यहाँ पे आई थिंक ये मंथली SIP दिखा रहा है. अगर आप लंप सम में देखेंगे तो थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट फॉर इट करेंटली. सो आप देख सकते हो काफी टाइम तक फ्लैट रहा, एंड देन कोविड के बाद से बूम आई, एंड फिर ये अचानक से अभी आप देख सकते हो लगभग 25% तक डिप्रिशिएट हुआ है. क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? पॉसिबली कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट फिर मैंने कहा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. गौरव, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया. द ETF परचेज करना इज वेरी चीप. बाइंग में कोई पैसे नहीं लगते, सेलिंग में एक्चुअली आपसे ये थोड़ा सा कॉस्ट लेते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी 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 नॉमिनल. सर, जी, एक्सपेंस रेशियो नहीं वो हो गया ना कि जब हम पैसे निकालते हैं तो जो भी सर्टन परसेंटेज होता है उनका तब वो काट लेते हैं. नहीं 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 नहीं. एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल फीस है जो आपके फंड से खुद पर खुद डिप्रिशिएट हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे 1% लेता हूँ एक्सपेंस रेशियो, और आपने 100 रुपए मेरे साथ इन्वेस्ट किया, तो 1 साल के बाद मैं उससे 1% निकाल के अपने लिए रख लूंगा, जो भी वैल्यू होगी. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए के NAV पे लिया था, वो 200 रुपए पहुंच गया, तो मैं उससे 2 रुपए निकाल के रख लूंगा अपने पास, और अब आपके टोटल फंड की वैल्यू 198 पे ही कैलकुलेट होगी. सो दैट इज राइट. एक्सपेंस रेशियो. हाँ, तो वही पूछ रहा था कि जैसे हम SIP कर रहे हैं, राइट, जैसे आपने PSU बैंक का कर रखा है, हम्म 30 रुपए का जो भी है, हम्म तो उसको मैं खरीदता हूँ. जी. तो जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, हाँ हाँ.
इंट्राडे में, तो जैसे मोस्टली ब्रोकर का होता है भाई आप कितने का भी खरीदो हम तो 20 रुपए चार्ज तो लेंगे। करेक्ट। तो मैं वैसा चार्ज पूछ रहा था, ओके, बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो कोई 50 रुपए का फंड है राइट, हम्म। और वो बोल रहे हैं कि हम 10 रुपए पर ऑर्डर लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाओ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब कोई 100 क्वांटिटी खरीद रहा है तो उसको उतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन कोई 2 क्वांटिटी खरीद रहा है तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा सवाल। तो आप ये देख रहे हो मेरे में जो इतने सारे ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दीज आर ऑल द ट्रेड्स जो मैंने लिया है। हर दिन आप देखो मेरा एक इक्विटी ट्रेड रहता है, एक से दो, आई थिंक यहाँ कुछ और खरीदा होगा। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैंने पीएसयू बैंक भी खरीदा है, राइट। हाँ। तो आप इस टाइप से देखोगे, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो एक काम करते हैं, अगस्त में सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्विटीज ही खरीदा है, ठीक है। दिस इज अगस्त 2021। सो नाउ लेट मी गो एंड चेक माय पीएनएल फॉर अगस्त 2021। अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ठीक है, अगस्त में मैंने इतना चीज खरीदा, मैंने सिर्फ खरीदा है, बेचा नहीं है, तो मुझे कोई कॉस्ट लगेगा नहीं खरीदने का, राइट। हम्म। और आप देखो मुझे ओवरऑल कितना ब्रोकरेज देना पड़ा। 4 पैसे 5 पैसे। वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं, एक्सचेंज वाले से लेते हैं, और कुछ नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा ये चीज, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या है, ओके। अगर आप मेरे रिपोर्ट्स में जाओ, आप मेरे ट्रेड बुक में जाओ, तो आप देख सकते हो एक्चुअली मैंने यहाँ कुछ और भी खरीदा है लग रहा है। ओके हाँ, ये मैंने एक्चुअली, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं है, मैं एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे काम कर रहा था बहुत टाइम तक। तो अपन जून से लेके नवंबर तक का देख लेते हैं, ठीक है, 6 महीने होते हैं, ओके। हाँ हाँ। तो जून 2022, जो जून 2021 है, 21 है, 22 है, 21 है, ओके। जून 2021, श्योर मैंने कोई ट्रेड, हाँ ठीक है। अप्रैल मई जून, और कब तक देख रहे हैं हम लोग, नवंबर तक, राइट। हाँ। नवंबर 30 तक देख रहे हैं, ठीक है, इक्विटी पे। ओके, इतनी सारी चीजें मैंने परचेज की है। ओके सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी एक। ओके, ये हमने परचेज किया है फुल जून में, मेरी इतनी सारी परचेजेस हुई हैं, आप देख सकते हो मैंने कहीं पे भी एफएनओ नहीं खरीदा है, ठीक है। हर जगह से पीएसयू बैंक बीज है, हर एक एक दो दो दिन के बाद। ओके, सबको क्लैरिटी है। हाँ नाउ हाँ वी हाँ। गो टू दिस प्लेस, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो दिस इज जून 1 से लेकर नवंबर। नवंबर 31। ये मेरा पीएनएल का ग्राफ है गाइस, याद रखिएगा, वो मेरा ट्रेड बुक था, ये मेरा पीएनएल है। और आप ये देख सकते हो, वो वैसे एसटीटी ही ज्यादा काट लिया है 5 रुपए। हाँ, ओके, नकली टैक्स। यस, एंड एसटीटी इसलिए काटा होगा क्योंकि मैंने शायद कुछ बड़े खरीद बिक्री किए होंगे। ओके, ये देखो मैंने यहाँ बेचा है, नवंबर के आसपास मैंने कुछ परचेज किया है। हम्म। ये देखो लगभग 22,000 रुपए का मैंने ये परचेज किया है, इस वजह से। तो एसटीटी 5 रुपए कटा है, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो बेचने का कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, तो इसमें खरीदने का भी नहीं है और बेचने का भी नहीं है, सिर्फ खरीदने का भी ड्यूटी है, नहीं, सिर्फ बेचने का एक्सचेंज एक्चुअली रेशो कुछ है। लेते हैं ये, लेट मी शो इट टू यू, क्योंकि हाँ। मैंने, मुझे याद है मैंने हाल फिलहाल में कुछ बेचा था। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का देख रहे हैं। तो आप देखो मैंने बेचा था 17,000 का, मैंने जो आपको कहा था ना कि बेचा है, ये देखो मैंने ऑन मोबाइल बेचा है। मैंने कुछ नहीं खरीद, मतलब और कुछ नहीं बेचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑन मोबाइल बेचा है, 104 रुपए के आसपास पर। ओके, हाँ और मैंने हाँ। 31,000 रुपए उससे निकाले थे, ठीक है। एक दिन हम्म। बेचा है और मुझे आप देखो उतना प्रॉफिट हुआ है। उस दिन मुझसे कितना ब्रोकरेज लिया, इन्होंने 32 रुपए लिया है। अगर अभी आपने देखा होगा उसमें भी 32 रुपए में 31 रुपए तो सिर्फ एसटीटी है। अगर आप देखोगे टोटल जो ओवरऑल मैंने दिया है, वो मैंने 39 रुपीज दिया है, ओवल ओवल चार्जेस, उसमें भी 36 रुपए सिर्फ एसटीटी है। ओके, ब्रोकरेज मैंने कुछ पे नहीं किया है, 49 पैसे। सो दैट मीन्स राइट। दिस इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल इफ यू आर समवन जो कि लॉन्ग टर्म में देख रहे हो। बाइंग का तो ऑलमोस्ट 0 रुपीज ही पकड़ लो, क्योंकि Yes, पैसे का पर तो कोई कुछ वैल्यू नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेलिंग में भी वो थोड़ा मोड़ा टैक्स लेते हैं, थोड़ा मोड़ा बस वो टैक्स का रहता है, बट दो 200-250 में वो कितना ही लेंगे आपसे। सो उस सर हिसाब हाँ, से। सेलिंग के टाइम तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना जब भी आप एसआईपी करोगे तो। हाँ, सेलिंग के टाइम जब बहुत हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में अगर आप इससे पैसा बनाने की सोच रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी।
बिकॉज आप मार्केट को टाइमिंग करने की सोच रहे हैं। कई लोग मुझे कहा कि सर एक काम करते हैं ना, इस पे मॉर्निंग में बेच देंगे और शाम को खरीद लेंगे। लेकिन आप मॉर्निंग में इसको यही पकड़ पाओगे, इसकी गारंटी क्या है? अगर हाँ आपने कहीं भी इसको गलत जगह पकड़ा तो ये भले ही बड़ी बड़ी लाइनें दिखा रहा है, लेकिन वैसे काम नहीं करता। और ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आईटी का फॉल सबको पता है। आईटी और बैंक निफ्टी आजकल भाई भाई हो गए हैं फॉर द पीपल हु आर ट्रेडिंग। 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे चलता ही रहता है उनका। अभी। तो आप ये गैप अप्स और गैप डाउन देख सकते हो। सो मुझे ये चीज अच्छी लगी तो मैंने कोशिश करा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आप में से किसी का भी कोई और भी सवाल है तो यू गाइस कैन फील फ्री टू आस्क, आई लव टू आंसर दैट। सुमित, आप कुछ पूछना चाहते हो? ओके। मनोज जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? गौरव, मेरा एक सवाल है, मैंने चैट बॉक्स में पिंग किया था। यस यस यस, मैंने देखा था, सॉरी आई हैव मिस्ड इट आउट। विल आई गेट अ गुड आरओआई इफ आई डू एन एसआईपी इन ब्लू चिप फंड? ओह वाओ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत 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 बढ़िया सवाल। मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, मैंने आपको शायद फोटो नहीं दिखाई है, मैं 2016 में काम करता था इनके साथ, कार्वी के साथ। ओके। एंड ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता था कि मैं ब्लू चिप पे खरीद लूं तो क्या होगा क्या होगा। बट तभी अगर आप देखो तो 2015 से 16 तक मार्केट डाउनफॉल में था। और मैं जिसको बोलता था कि ये बढ़ेगा सर, ये बढ़ेगा सर, ये बढ़ेगा अगले 5-10 साल में, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये था कि उन लोगों का मन था कि मैं अगले साल 2 साल में ही इससे पैसे निकालूं। और जो लोग बहुत लंबी सोच के साथ थे, उन लोगों का भी जिगरा हिल गया था जब उन्होंने 2020 का ये वाला फॉल देखा था। तो आरओआई जो है वो आप डिसाइड करते हो, आपका एक्सपेक्टेशन डिसाइड करता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो मार्केट को थोड़ी पता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। हाउ टू चूज द राइट फंड फॉर द एसआईपी? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो आप समझ रहे, सी इंडेक्स फंड के साथ बढ़िया बात ये है ना, आप इसका ग्राफ देखो इंडेक्स फंड का। ओके। ये आईटी इंडेक्स है। अगर मैं आपको इसका लाइफ टाइम दिखाऊं तो हमें पता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऑलवेज अप रही है और ऑलवेज अप रहेगी। अभी जो हमने ये बड़े बड़े फॉल्स देखे हैं, ये थोड़े सा एक्चुअली इसका है, उन्होंने रीबैलेंसिंग की है उसका है। लेकिन आप देख सकते हो आईटी या डॉट कॉम बबल के आसपास इंडिया भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था, और ये तो अभी तक उस लेवल पर पहुंचा भी नहीं है। अगर आपने सारे के सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए होते तो आप कभी वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे होते। लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है, जो हम इंजीनियर्स बात करते हैं स्लोप, इसका स्लोप ऑलवेज अपवर्ड है जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो इस पे आप अच्छा आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आरओआई से बड़ी बात होती है इसमें अप्रिसिएशन बहुत है, वैल्यू अप्रिसिएशन बहुत है। आपके पास टीसीएस है, आपके पास इन्फोसिस है, आपके पास विप्रो है, ये सारे जाइंट्स हैं। यू नो मैं जब कॉलेज में था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि आज से 2050 में 3 ही वर्ल्ड पावर होंगे, यूएस, चाइना एंड इंडिया। लेकिन हमें इसे अपसाइड डाउन करना है। तो सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर होगा चाइना, देन इट विल कम इंडिया एंड देन इट विल कम यूएस। वाई यूएस विल बी थर्ड? बिकॉज यूएस का पैसा बहुत होगा लेकिन उसका टैलेंट नहीं होगा, सो दे विल रिलाई ऑन चाइना फॉर गुड्स एंड इंडिया फॉर सर्विसेज। तो आईटी इंडस्ट्री से तो मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो आप इस पे आरओआई के बदले वैल्यू अप्रिसिएशन के ऊपर देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। ओके। सौरभ, आपको आंसर मिल गया आपका, या यू वांट मी टू एक्सप्लेन हाँ समथिंग? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं एक एसआईपी मतलब लास्ट ईयर से मेरा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में मेरा एक एसआईपी चल रहा है। हाँ सॉरी, तो आपका सवाल जो था, यस मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट। तो ब्लू चिप फंड के साथ सीन क्या होता है ना, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, तो उनमें वोलेटिलिटी कम होती है। तो आप जब एसआईपी करते हो तो आपको वोलेटिलिटी का फायदा नहीं मिलता है। मॉर्गन हाउसल ने कहा था कि कंसिडर वोलेटिलिटी एज अ फीस, या वोलेटिलिटी एज अ फीस कहा था मॉर्गन हाउसल ने। उनका मतलब ये था कि आप जब मार्केट में रहना के पैसा बनाना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वोलेटिलिटी है ये मेरे लिए है। क्योंकि जो डर जाएगा वो घर जाएगा, लेकिन जो टिका रह जाएगा वो वोलेटिलिटी में उसको कम प्राइस पे भी खरीदेगा और ज्यादा प्राइस पे भी खरीदेगा, तो उसका जो मीन एवरेज है वो उसके फेवर में रहेगा। ब्लू चिप के साथ पॉइंट ये होता है कि ब्लू चिप इतने फ्लक्चुएट करते नहीं है। हाँ अभी कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट
अगेन शो हाउ टू क्रिएट द बास्केट। अब मनोज मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो हमारे यूट्यूब पे। आई टोटली अंडरस्टैंड। या फिर लास्ट में मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके मनोज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, आप हमारे यहाँ पे फ्री है, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सौरभ आपको आंसर मिल गया? यू गॉट क्लैरिटी? जितने नहीं, आप ब्लू चिप फंड के बारे में बोल ही रहे थे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके, सॉरी सॉरी, आई गेट डिस्ट्रैक्ट अ लॉट। सो मैं बोल रहा था कि देखो, जैसे मैंने 2 पे कर रखा है, ठीक है। एक मेरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। आई नो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाकर अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो करना ही है। ब्लू चिप फंड्स ऑलरेडी हाथी हैं वो, ठीक है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 to 40% 5 से 6 कंपनीज के अंदर आ जाता है। तो उसमें उतना रिटर्न नहीं आता है, लेकिन उसमें सेफ्टी रहती है कि मुझे जब भी वो वापस चाहिए होगा तो वो उतना फ्लक्चुएट नहीं किया होगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आप उसको अप्रिशिएट करवाना चाहते हो, देन ब्लू चिप इज गुड। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हो जो कि बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, देन ब्लू चिप डजंट मेक सेंस फॉर यू, बिकॉज आप सिक्योरिटी के नाम पे रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे। ब्लू चिप आपको उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाएगा, वो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़िया दे देगा लेकिन। ओके, ठीक है, ठीक है। और गौरव, ये जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को। मतलब अच्छा, आप स्कूल में आपके यहाँ पे लाइन लगती थी, राइट? हाँ, तो लेट्स सपोज आपके क्लास के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया गया और हर बच्चा जो कि 50 किलो से ज्यादा था ना, उनको एक साइड कर दिया गया। जो 40 किलो के आसपास था उनको एक साइड कर दिया गया। और कुछ मीडियम साइज में होंगे 45 किलो वाले, उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। और कुछ बहुत हल्के बच्चे होंगे। तो आपके क्लास के टॉप 50-30 बच्चों को लिया गया और बोला कि ये सबसे बल्की बच्चे हैं मार्केट कैप के हिसाब से, और उनको एक बास्केट में डाल दिया। ओके, उस बास्केट को कहते हैं लार्ज कैप। सारे भारी भरकम लोग हैं उसमें, ठीक है। सिर्फ टॉप 30 को लिया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कंपनीज जो है उनमें उतना वजन नहीं है, बट दीज आर द पीपल जिनका सबसे ज्यादा वेट है। देन कम्स द सेकेंड ट्रांचेस, जहां पर उन्होंने लिया कि पहले 30 बच्चों के बाद, एंड दीज 30 बच्चा आर सेंसेक्स। निफ्टी में ऐसे ही पहले 50 बच्चों को लिया जाता है, 50 सबसे भारी भरकम बच्चे। हर 3 महीने पे इस लिस्ट को रिवाइज की जाती है। फन फैक्ट, अदानी निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन वो टॉप 50 में है। तो ऑलमोस्ट अगली बार जब भी रिवीजन होगा तो अदानी ऊपर भागेगा। सो ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है। हम लोग जो S&P 500 पढ़ते हैं उसमें S&P के सारे स्टैंडर्ड एंड पुअर के 500 कंपनीज है, ठीक है। डाउ जोन्स 5000 है, डाउ जोन 3000 है। तो इंडेक्स में कुछ नहीं किया जाता है, बस एक सेट ऑफ कंपनीज को लिया जाता है। तो आप निफ्टी, आप मतलब लार्ज कैप समझ गए। मिड कैप मतलब जो भी उस सर्टेन रेंज में है, एक गिवन उनका फॉर्मूला होता है। अगर आप निफ्टी मेथोडोलॉजी जाकर NSE से डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे के सारे इंडेक्सेस के फॉर्मूला दिए हुए हैं, कैसे कैलकुलेट किया गया है। वैसे ही स्मॉल कैप्स हैं कि जो टॉप 500 कंपनीज के आसपास हैं उनको कैसे लिया जाएगा। उसी तरीके से आईटी है, तो जितने टॉप के 10 से 12 आईटी कंपनीज है उनको लिया गया। बैंक निफ्टी है, उसमें टोटल बैंकिंग सेक्टर से 12 बड़े बैंकों को लिया गया। छोटे बैंक्स भी हैं यार, लेकिन उनको कोई कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो उतना मूवमेंट, वो उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन ही नहीं करते कि उनको इंडेक्स में लिया जाए। अब मल्टी कैप का मतलब क्या होता है कि अब मैं कोई आया और मुझे आपको कुछ देना है, तो आप या लार्ज कैप में कर चुके हो, मिड कैप में कर चुके हो, स्मॉल कैप में कर चुके हो। तो मैं आया, मैंने कहा सर आप अगर सिर्फ लार्ज कैप में करोगे तो सिक्योरिटी तो ज्यादा मिलेगी, रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं लार्ज कैप से 2-4 कंपनी उठा लेता हूँ, मिड कैप से 2-4 कंपनी उठा लेता हूँ, एंड स्मॉल कैप से। तो ये मल्टी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप का मतलब है मैं फ्लेक्सिबल हूं। मैंने पहले डिसाइड कर रखा है कि इतना मेरे पास लार्ज कैप होगा, इतना मिड कैप होगा, इतना कैश होगा, और उस हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये कौन मेक श्योर करेगा कि मैं अपनी मर्जी से ना करूं? ये सेबी इंश्योर करेगी। सेबी इंश्योर करती है कि आप अपनी मर्जी से ना करो। एज अ फंड मैनेजर आप अपनी मर्जी से ना करो, बल्कि आप पहले एक रूल सेट कर लो और उसी के हिसाब से काम करो। दैट इज फ्लेक्सी फंड। गॉट इट? तो इसी तरीके से नाम में मोटा मोटी सारी चीजें दी रहती है। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन द नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द नेम। अगर वो रेगुलर लिख के बता रहे हैं, दैट मीन्स आपके फंड को कोई एक बंदा आपको सेल कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा। अगर आप डायरेक्ट परचेज करोगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप रेगुलर परचेज करोगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, आप किसी थर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली परचेज करोगे जैसे कॉइन से या फिर किसी दूसरे ऐप से, तो आप नहीं, डायरेक्ट। मैं ग्रो से करता हूँ।
इट्स कम्प्लीटली फाइन, मैं आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि आप यहाँ पे प्लेज कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रो से करोगे तो नाम में जरूर पढ़ना कि क्या डायरेक्ट फंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मेरा डायरेक्ट, दोनों ही डायरेक्ट फंड है। बस बस बस। और एक है मेरा यूटीआई का फ्लेक्सी कैप, वो भी डायरेक्ट फंड ही है। हाँ, अब आपने जब ये सवाल पूछा तो इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं फाइनेंशियल फ्राइडे हेल्थ चेकअप कहता हूँ। प्लीज बैठे और आपका जितने भी फंड्स है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल इंडिया फंड है, ओके, डिजिटल इंडिया फंड है, ओके, डायरेक्ट ग्रोथ, मैं इस पे लिखूंगा वैल्यू रिसर्च। मैं वैल्यू रिसर्च पे इसीलिए सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी इंटर्नशिप पे इसी पे काम किया था। ओके, यू गो हियर एंड आप देख सकते हो अगर ये डायरेक्ट फंड है, अगर ये डायरेक्ट फंड है तो आप इसके प्राइसिंग देखो 33 रुपीज है। लेकिन वही अगर मैं रेगुलर फंड लेता हूँ तो इसका प्राइस 30 रुपए है। तो वो जो 3 रुपए है ना, वो मेरे से मेंटेनेंस वाले ने ले लिए, तो आप समझ लो मेरा 10% ऑलमोस्ट खा चुके हैं वो। तो ये अंतर आ जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लोग नहीं समझते हैं। पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, आप प्लीज उस पर जाएं और स्क्रॉल करके नीचे आए और प्लीज इस वाले टेबल पे ध्यान दें। दिस इज टॉप होल्डिंग। सुमित जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि हाउ टू सेलेक्ट द फंड। आई डोंट नो हाउ हाउ यू विल सेलेक्ट फंड, तो आता ही है, लेकिन पहले आप ये देखें कि आपके पास जो पहले से फंड्स पड़े हुए हैं ना, आप जो नए फंड्स ऐड कर रहे हो, इन दोनों की होल्डिंग सेम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की होल्डिंग जितना ज्यादा अलग होगी आप उतने डाइवर्सिफाइड रहोगे। अगर आप अलग अलग नाम से खरीद लेते हो, महाराणा प्रताप आईटी फंड, तो छत्रपति शिवाजी राव कंप्यूटर फंड, लेकिन सबके अंदर सेम ही चीज है, तो इन अ वे आप एक ही चीज खरीद रहे हो, बस खाली पैकेट अलग अलग है। तो जब ये मार्केट डिप में जाएगा तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही नीचे चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप टॉप होल्डिंग्स को हमेशा देखें, और टॉप होल्डिंग्स को देखते वक्त ये ध्यान रखें कि मैं कहीं ओवर एक्सपोज तो नहीं हूं किसी एक कंपनी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, इसका इन्फोसिस पे 24% का एक्सपोजर है। अगर इन्फोसिस 50% गिरता है तो ये वाला फंड बहुत ज्यादा झटका सहेगा। लेकिन वही बिरला सॉफ्ट अगर 50% गिरता है तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बिरला सॉफ्ट का जो इसके ऊपर ये है एक्सपोजर है, वो सिर्फ 1.7% है। सो इट्स लाइक कि आपका पूरी थाली में सब चीज थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है और चावल बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो अगर चावल महंगा हुआ तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी, वहीं अगर पुदीना महंगा होगा तो आपकी थाली का कॉस्ट शायद उतना ना जाए। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। तो जब भी फंड सेलेक्ट करें, अपने सारे फंड्स को ये मिला ले, बिकॉज इंटरेस्टिंग नाम, ल्यूक्रेटिव नाम और डिसीविंग नाम कुछ भी दिया जा सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके रिसर्च के ऊपर है। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डोंट इन्वेस्ट अगेन इन दोज कंपनीज। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इसी वाले पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि आपका जो वो चार्जेस है वो थोड़ा घट जाएगा, यू नो, एंड आप दोनों का एक्सपेंस रेशियो भी मिला सकते हो। तो ये चीज जरूर मिला ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बाकी आप पढ़ सकते हो। एंड कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि मुझे कौन सा अगला फंड चुनना है। तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं फंड मैनेजर के ऊपर जाता हूँ और फंड मैनेजर का पूरा हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। फंड मैनेजर क्या करता है, कहाँ से पढ़ता है, क्या किया है उसने, किस हिसाब से उसने बाकी कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसको वो मैनेज कर रहा है। तो उसके द्वारा मैनेज जो भी फंड्स होते हैं ना, मैं उनको ट्रैक करता हूँ। उनको ट्रैक करने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या दोनों के अंदर सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटीज है। एंड मैं फंड मैनेजर मुझे पसंद आया तो मैं उससे रिलेटेड ही फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, यू नो। तो वो मुझे थोड़ा सेंस ऑफ कामनेस देता है कि मैं गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं किसी नए फंड मैनेजर के साथ नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज फंड्स कुछ भी हो सकते हैं, स्पेशली जो फंड मैनेजर होता है ना, वो आपके फंड के हैंडलिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और अगर कोई फंड मैनेजर जो ओवर द पीरियड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है हर जगह पे, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत कम पैसे में ये लाखों करोड़ों रुपए सैलरी लेने वाले बंदे को अपने लिए काम करवा रहे होंगे। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है। सुमित, आपको आंसर मिल गया। नाउ कमिंग बैक टू, अगर आप इनिशियली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि फंड्स कैसे लें, तो प्लीज पहले आप ये जाने कि आप कौन सी इंडस्ट्री के साथ कंफर्टेबल हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री के साथ कंफर्टेबल है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी इंडस्ट्री पर पहले इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उस इंडस्ट्री में जब शिफ्ट आएगा, उस इंडस्ट्री में कोई नया
इनोवेशन आएगा या फिर उस इंडस्ट्री में कुछ नया रिवॉल्यूशन टाइप का आएगा, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, और बाकी जो लगार्ड्स लोग हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट आप ले पाओगे। ओके, सो दिस इज एक्चुअली लक बाय इन्फ्लुएंस होता है शायद। ओके, आई एम नॉट श्योर, 4 तरह के लक होते हैं उसमें से। तो जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपर्टीज इन सम फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू गॉट लकी। तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे जैसे पता है, आपने शायद माइकल मूरे नाम है, आई थिंक माइकल मूरे है, या फिर इफ समवन कैन हेल्प मी, द बिग शॉट देखा है आपने? तो उसमें जो हाँ हमारे बंदे हैं जो कि शॉट करते हैं ये, माइकल जे बरी। हाँ माइकल जे बरी, यस, थैंक यू गौरव, थैंक यू। माइकल जे बरी, ओके। सो मैंने उनकी मूवी अभी हाल फिलहाल में देखी थी, तो ही इज नाउ इन्वेस्टिंग इन वाटर। तो मुझे पता है, सुमित मेरे फ्रेंड है एक्चुअली, तो उनका वाटर का बिजनेस है। तो मैं कहूंगा कि सुमित आप भी रिसर्च करें और वाटर की इंडस्ट्री का बारे में पता लगाएं। सी आई एम नॉट इन द इंडस्ट्री, सो मुझे नहीं पता है क्या डेवलपमेंट्स है, किस तरीके की चीजें आएंगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा, क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। बट क्योंकि आप उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका डाइजेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आप जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की 4-5 कंपनीज को खोजें। हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड ना मिले, अभी मैंने आपको बता दिया कि आप अपना म्यूचुअल फंड कैसे बना सकते हो। सो लेट मी शो यू वंस मोर, एंड हमारे साथ जो मनोज जी जुड़े हैं उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो लेट सपोज आपको या आपको अपना जरोधा खोलना है, जरोधा में ऑर्डर्स पे जाना है, यहाँ पर आप बास्केट देखेंगे। लेट सपोज सुमित जी को अपना क्रिएट करना है एक बास्केट जिसमें वाटर से रिलेटेड कंपनी होगी। ओके, वाटर एसआईपी लिखता हूँ मैं। ओके, अब इसमें जो भी वाटर से रिलेटेड कंपनीज हैं, किसी को कुछ याद है? कोई कंपनीज याद है जो वाटर से रिलेटेड है या बेवरेजेस से रिलेटेड है? यूवी बेवरेजेस है एक तो शायद। वरुण बेवरेज। हाँ, ये लेट्स सपोज, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वरुण बेवरेजेस ऐड कर देता हूँ, सॉरी एक यूबीएल ऐड किया मैंने, एक वरुण बेवरेजेस किया। ओके, वरुण बेवरेजेस ऐड किया मैंने। ओके, और किसी को कुछ याद है? प्लीज गिव मी नेम्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स कुछ तो भी है ना उसका। यूबीएल मैंने कर दिया है। हाँ, और एक है ऐसा, मैकडॉनल्ड्स और समथिंग। ओके, लेट्स सपोज 2 कंपनीज है अभी के लिए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से किया और आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। आप प्राइजेस में देख सकते हो, मैंने प्राइजेस में मार्केट ऑर्डर रखा है, लिमिट ऑर्डर नहीं रखा है। आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे और आप इसको यहीं पर रहने दोगे। नाउ यू गो टू एसआईपी। नाउ विल क्रिएट अ न्यू एसआईपी विद द नेम वाटर या बेवरेजेस के नाम से, ठीक है, वाटर एसआईपी। अब आप जाओगे वाटर एसआईपी पे क्लिक करोगे और आप जिस भी मंथ के डेट पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए डेट डाल सकते हो। यहाँ पर आप टाइमिंग डाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं 3 बजे का रखता हूँ, ऐड करता हूँ 17 तारीख, दिन में 12 बजे, कभी भी रैंडम किसी भी वक्त रख सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। देयर इज ऑलरेडी SIP सेलेक्टेड इन द टाइम स्लॉट। ओके, एक्चुअली मैंने पहले से कर रखा है, तो 2:30 बजे का कर लेता हूँ ताकि एक साथ में काफी परचेज ना करूँ। ओके, सो आप देख सकते हो मेरा ये क्रिएट हो गया। मनोज जी, आपको क्लैरिटी मिल गई? मेरे सारे के सारे 3 पे थे, इसीलिए वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा था, बट आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, डजंट मैटर। मनोज जी, गिव मी अ थम्स अप और से ओके इफ यू हैव गॉट योर आंसर। यस परफेक्ट, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक्स। सो इस तरीके से आप अपना क्रिएट कर सकते हो। और फंड्स के लिए आपको जब भी मतलब ये फंड्स के रिसर्च के लिए आपको जब भी करना है, अपने रिसर्च पे रिलाई करें। वैल्यू रिसर्च है, देन सबके सब पर आपको काफी मिल जाएगा। एंड इनका एक अपना रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है। आप अगर चाहें तो आप प्रोस्पेक्टस पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं और आप वहां से उसके बारे में और चीजें पढ़ सकते हैं, उनका स्कीमा क्या है। लेकिन फिर वही बात है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें, इतने सारे नेगेटिविटीज नहीं देख सकते, और वो चेंजेस भी करते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कम्युनिटीज के साथ जुड़े रहे, ऐसे मीडिया की तरफ एक्सपोज रहे, ताकि जब भी कोई बड़ी चेंजेस आए या फिर कुछ ऐसा है जो आपको बेनिफिट कर सकता है तो आपको पता चल जाए। उसी के लिए हमारा कम्युनिटी है जिसमें हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। मैं एक्चुअली पहले सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इनर कम्युनिटी में शेयर करूंगा, बट फिर मैंने कहा नहीं, फ्रीडम क्लब में भी ये चीज पता होनी चाहिए। थैंक यू Manoj. So this was it guys, and now my SIP is on, and this is going to go on and on for like 2032. So we'll see you then. I hope आप लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे, एंड इस ब्रीफ इंटरेक्शन में
मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया होगा और आप उस पर कुछ जरूर एक्ट करेंगे, बिकॉज यू नो आइडियाज आर वर्थलेस अंटिल यू एक्ट अपॉन देम। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल इसी आइडिया को कॉपी कर दो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस जिससे कि आप सोचकर और बेहतरीन चीजें सोच सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। गौरव, ये ETF के ऊपर मैं रिसर्च कहाँ पे कर सकता हूँ? वैल्यू रिसर्च पे ही मिल जाएगा वो? थैंक यू गौरव। यस, ETF इन द सेंस, ये ETF अगर मैं पकड़ लो, मैं निफ्टी 20 या और कोई ETF पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने मतलब इस पे थोड़ा पढ़ा वढ़ा है, एंड निप्पॉन का एक्चुअली वेबसाइट है, ओके, एंड या ETF निप्पॉन इंडिया का, क्योंकि मुझे बस इसकी एक ही वेबसाइट मिली है, मैंने काफी सर्च किया था, इस पर आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं इससे भी देख के काफी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इनकी वेबसाइट अच्छी है, काफी सारी चीजें इसमें है। एंड इंडियन मार्केट मैच्योर नहीं है, तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत दूसरे लोगों के रिसर्च पे रिलाई करना होगा, यू नो, बट दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट फ्रॉम। आप यहाँ से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके पूरे ओवरऑल रिसर्च में, यू नो। जितनी भी चीजें पढ़नी है, बाकी ETF बाय द बुक डेफिनेशंस भी आप इन्वेस्टोपीडिया पे जाकर पढ़ सकते हैं, एंड देन बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगी, आप उन सब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉग्स बहुत पढ़ने पड़ेंगे, उस तरीके से कोई भी नहीं है जिन्होंने बहुत कंबाइंड और बहुत ब्रीफ वे में लिखा हो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में लिखा हो, तो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यू नो। मैं उस दिन मॉर्गन हाउसर सर की क्लास कर रहा था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि फाइनेंस जो है ना, ये बना सबके लिए, इंपॉर्टेंट सबके लिए है, लेकिन फाइनेंस को पढ़ के पढ़ाना ये सिर्फ रिच पीपल के लिए है, पीपल विथ रिसोर्सेज के लिए है। बिकॉज अगर आप पुअर को पढ़ोगे ना तो कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, और रिच को अगर आप पढ़ाओगे तो सबको थोड़ी पढ़ाओगे, आप एक लिमिटेड लोगों को पढ़ाओगे, राइट। सो उस वजह से रिसोर्सेज की बड़ी कमी हो जाती है। अगर आपको मासेस तक ये बात पहुंचानी है, अगर आप सिर्फ ETF पे इन्वेस्ट करते हो तो आप म्यूचुअल फंड की फीस बचा लोगे, एंड बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है ये, आपको लिक्विडिटी मिलेगी, और ऊपर से आपको बहुत ज्यादा सेफ गार्ड भी रहेगा कि मैं इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कभी फॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, यू नो। म्यूचुअल फंड वाला भी आपको म्यूचुअल फंड इसीलिए पढ़ाता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको म्यूचुअल फंड बेच सके। तो जब तक सेलर का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा आपको कुछ बेचने में, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, यू नो। सो आप वहां पे रिसर्च कर सकते हो सौरभ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ये वाला लिंक आप थोड़ा शेयर कर दीजिए ना Yes, चैट yes, पे। yes, yes. Let me share it on the chat. आई रिमेम्बर कोरोना काल के वक्त मैं यहाँ पर आता था और मैं देखता था कौन सा इंडेक्स सबसे ज्यादा बॉटम परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 महीने 6 महीने में। आई एम जस्ट गिविंग यू माई स्ट्रैटेजी, डोंट ट्राई टू रिपीट इट बिकॉज इट माइट वर्क और इट माइट नॉट वर्क। सो जैसे जो बहुत ज्यादा गिर जाता था ना, मैं उस पर पैसे लगा देता था, एंड बिकॉज तभी बुल मार्केट था तो उसको 2-3 दिन में ऊपर आना ही था, तो आई यूज्ड टू मेक गुड मनी ऑन दैट। बट अगेन अभी जैसा मार्केट चल रहा है, डोंट रिलाई ऑन दैट स्ट्रेटेजी, एंड इसको एक्चुअली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, SIP नाम दिया गया है, लेकिन ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं इसको। आप वहां पर जाकर आप इस मेथड से अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। एंड इफ यू गो टू इन्वेस्टोपीडिया, मैं आपके साथ ETF भी सेलेक्ट करके शेयर कर दे रहा हूँ। यस, मैंने आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर दिया, आपको शायद यहाँ पर ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, एंड इंडिया से रिलेटेड उतनी सारी चीजें नहीं होंगी, बट आप अपने हिसाब से सोचकर इस पर काम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 2 रिसोर्सेज। ओके, thank you very much people for joining me, and if you are someone who is watching this on YouTube, we'd love to invite you to our Telegram page, that is bpaisawise.com/freedom to you, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। And if you want to come in contact with us or want to chat with us, please reach out to us on bpaisawise.com/WhatsApp, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And if you want to support us, प्लीज गो टू bpaisawise.com/dmat और Zerodha पर अपना अकाउंट ओपन करें, और जो भी आज मैंने आपको सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करें। दैट वे यू विल बी हेल्पिंग अस गेट सम रिवॉर्ड्स, एंड हम लोग Zerodha के कुछ कूल फीचर्स और एप्स को यूज कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन एंड लर्निंग।
सो सी यू इन सम अदर क्लास, सी यू इन सम अदर मीटिंग जहाँ पर हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू मनोज, थैंक्स अ लॉट।